Good morning, students. Today we are starting with the topic legal framework of regulation of banks. Along with this, we would be covering about Banking Regulation Act 1949. This legal framework will tell us about various kinds of government regulations which are required to be preserved and observed by the bank for smooth conduct of their operations. In this chapter, we would be covering about what is legal framework, what are the objectives and roles of bank regulation, what are the instruments of bank regulation, what is Banking Regulation Act, what is the role of board of directors in it, what type of duties and activities board of directors have to perform, what is the difference between bank and banking company. So all these things we would be covering in this chapter. ये लीगल फ्रेमवर्क जो चैप्टर है ये बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेगा कि बैंकिंग रेगुलेशन के लिए हमें कौन कौन से जनरल गाइडलाइंस और जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है, और बैंक रेगुलेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए ताकि हम बैंक की एक्टिविटीज़ को टाइमली और एफिशिएंटली मैनर में रन कर सकें. पीपीटी के थ्रू हम इन सब टॉपिक्स को, इन सब जो गाइडलाइंस हैं इनको कवर करेंगे एंड डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या होता है और किस तरीके से वो इकोनॉमी के अंदर फंक्शन करता है. लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी. So first is journal provisions of banking regulation. As I told कि बैंकिंग रेगुलेशन एक तरह की गवर्नमेंट की रेगुलेशन है जिसमें बैंक्स को वेरियस रिक्वायरमेंट्स, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस और वेरियस गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ता है. ओके, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं कि वो मेंटेन करें कंट्रोल किसके ऊपर, ओवर द स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. ओके, और इसमें बैंकिंग रेगुलेशन में जो जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं. ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन. तो बैंकिंग रेगुलेशन जो है ये बहुत ही प्रूडेंशियल है. प्रूडेंशियल क्यों है? क्योंकि ये लेवल ऑफ रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके, इसमें जो है सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो पूरी इंटायर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है और पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है. इस रिस्क को ये कम करता है. ओके, और मिस यूज़ ऑफ बैंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बैंक्स में कोई ऐसा काम हो जाता है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ और विच इज़ यूज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस, या बैंक की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो उस केस में हम इस रेगुलेशंस की हेल्प ले सकते हैं अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए. तो पहला है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि in order to promote the objectives of regulator, certain requirements are imposed on banks. These requirements are closely related with your different stages of risk exposure. कि जितने डिफरेंट स्टेजेस होंगे रिस्क एक्सपोजर को डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बैंक में, तो उस केस में उनको जो है मिनिमम क्रेडिट रेशियो जो है बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ेगी. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर क्या हो गई, मिनिमम क्रेडिट रेशियो जो बैंक को मेंटेन करके रखनी है. सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू. नाउ व्हाट इज सुपरवाइजरी रिव्यू? इसमें क्या होता है कि अ बैंक लाइसेंस इज टू बी इशूड टू द बैंक्स बाय द रेगुलेटर. तो रेगुलेटर जो है वो कंट्रोल करता है लाइसेंस्ड बैंक्स को
to meet the requirement of various branches as well as respond to various types of breaches. ओके जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजरी रिव्यू मीन्स कि अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है या बैंक की जो गाइडलाइंस है उनको ऑब्जर्व नहीं करता, तो इन दैट केस आपके ऊपर जो है ये पेनाल्टी लग जाती है। सुपरवाइजरी रिव्यू होता है कि आपको जो है वो अपनी जो है पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या ये काम लॉ के अगेंस्ट जाकर क्यों किया, तो उस केस में आपका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल हो जाता है। थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि बैंक्स हैव टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन पब्लिकली एज पर द डायरेक्शंस ऑफ रेगुलेटर। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है इट कैन बी यूज बाय द डिपॉजिटर्स एज वेल एज द क्रेडिटर्स टू एनालाइज द लेवल ऑफ रिस्क and to make your investment decisions. Okay, इनसे रेगुलेटर जो है मार्केट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को भी यूटिलाइज कर सकता है, जिससे जो है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। इसको हम बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक रेगुलेशन। अब कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक रेगुलेशन के लिए। पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करता है, ये डिसाइड करता है फ्रेमवर्क विच एनेबल्स द बैंक टू हैंडल देयर कैपिटल इन रिलेशन टू एसेट्स, कि आप अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को किस तरीके से हैंडल करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स जो आपके पास अवेलेबल है। तो इन्होंने 1988 में एक कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था बेजल कैपिटल एकॉर्ड्स। ओके, तो इसके हिसाब से उनको जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं हमारे मिनिमम रिजर्व्स जो डिसाइड किए जाते हैं ईच बैंक के थ्रू। ओके, और हर बैंक के लिए नेसेसरी होता है कि वो ये मिनिमम रिजर्व्स को मेंटेन करके रखें, ताकि जब भी डिमांड डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट हो या बैंक नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो इजीली ये हम उन रिजर्व्स को यूज़ कर सकें। इनका ऑब्जेक्टिव यही है मिनिमम रिजर्व रेशियोज़ का कि हम लिक्विडिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखें रादर देन सेफ्टी। हम इस प्रिंसिपल में लिक्विडिटी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विडिटी। थर्ड है आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाती हैं आपकी वो प्रैक्टिसेस जो बैंक को एनकरेज करती हैं कि वो एफिशिएंटली जो है अपना काम करें। ये एक इनडायरेक्ट टेक्निक है जिसमें आप अपने बैंक के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एक बैंक जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ठीक है, वो इनकॉर्पोरेटेड लोकली होना चाहिए, उसमें मिनिमम मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफाइन होनी चाहिए, डिफरेंट डिविजन्स होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे हम अपनी बैंक की एक्टिविटीज़ को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ये वो एस्पेक्ट है जो जिसमें हम इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस की बात करते हैं जो हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, बैंक रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, ऑडिटिंग भी करनी पड़ती है, उनको रजिस्टर भी करना पड़ता है और उनको पब्लिश भी करना पड़ता है। तो इसमें हम जो है ये कोशिश करते हैं कि बैंक जो है अपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करें, उसमें किसी भी तरीके की जो है मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए आपके खातों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट्स। क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि इट इज़ रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एंड मेंटेन अ क्रेडिट रेटिंग फॉर बैंक्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बैंक की रेटिंग करती हैं। इन रेटिंग से जो है पता लग जाता है
कि आपका बैंक जो है वो किस तरीके का है, ठीक है, आपके बैंक की वर्किंग किस तरीके की है, आपके इन्वेस्टर्स किस तरीके के हैं, क्लाइंट्स किस तरीके के हैं, आपकी डीलिंग किस तरीके की है, आपको ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है और उसके हिसाब से आपकी मार्केट में क्या गुडविल होगी, क्या रेपुटेशन होगी, वो डिसाइड किया जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट्स की जो भी कंडीशंस हैं वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लार्ज एक्सपोजर्स रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं फॉर टू इंडिविजुअल काउंटर पार्ट्स और योर ग्रुप ऑफ काउंटर पार्ट्स, ठीक है, कि आपकी एसेट्स कितनी है, इक्विटी कितनी है बैंक की, इनके ऊपर डिफरेंट लिमिट्स अप्लाई की जा सकती हैं बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटीज विच यू आर होल्डिंग, बेस्ड ऑन योर क्रेडिट रेटिंग जो आपको ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। तो आपको जब भी जो है डील करना है मार्केट में, इकोनॉमी में डील करना है, तो आपको इन लार्ज एक्सपोजर रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान में रखना है। Now next is very important topic, Banking Regulation Act 1949। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये पास किया गया था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज। ये एग्जिस्टेंस में आया 16 मार्च 1949 को और ये पूरी इंडियन होल ऑफ इंडिया अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कि इस एक्ट का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू वी कैन से सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, an association of more than 10 persons cannot carry any banking business unless it has been registered as a company under the Companies Act। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपको मिनिमम 10 पर्सन्स तो चाहिए बैंकिंग बिजनेस करने के लिए। 10 पर्सन्स होंगे तभी आप बैंकिंग बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, और तभी उसके बाद ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। Okay. अब अगर हम देखें ये एक्ट जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स सब जगह अप्लाई किया जाता है। ओके, इस एक्ट में जो है एक डेफिनेशन है बैंकिंग की जो हम करेंगे, ठीक है, वो क्या है कि बैंकिंग जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद उसको आप रीपे भी कर देते हो डिमांड के हिसाब से और वो पैसा जो है आप विड्रॉ भी करवा सकते हो बाय चेक, बाय ड्राफ्ट और बाय ऑर्डर। ओके, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंक। पहला क्या है, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके, तो इसमें क्या है कि जब आप अमाउंट बोरो करते हो एक कंडीशन पर, क्या वो उसको रीपे कर दोगे उसकी एक्सपायरी से पहले। आपने बोरो किया और आपने कंडीशन रखी कि आप उसको रीपे कर दोगे जब तक वो एक्सपायर होने से पहले, तो इसको हम लोन बोलते हैं, इसको हम डिपॉजिट्स नहीं बोलते। ओके, और डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें लायबिलिटी जो होती है रीपे करने की वो तब अराइज होती है ओनली व्हेन डिमांड फॉर रीपेमेंट हैज बीन मेड। ओके, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं है, इनमें जो है डिस्टिंक्शन भी हम ज़्यादा हद तक नहीं कर सकते क्योंकि डिपॉजिट और लोन जो है ये बोथ मनी होते हैं विच आर लेंट बाय कस्टमर टू द बैंक। ओके, और जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आर रियली लोन्स, ठीक है, इनको हम वैसे लोन्स कहते नहीं हैं बट दीज आर रियली द लोन्स। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एन इंस्टीट्यूट फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स डज नॉट कंस्टिट्यूट बैंकिंग। ओके, अगर कोई म्यूचुअल बेनिफिट्स सोसाइटी है, ठीक है, वो पैसा कलेक्ट करती है, डिपॉजिट कलेक्ट करती है अपने मेंबर्स से, बैंक्स, ठीक है, फ्रॉम देयर मेंबर्स, ठीक है, तो वो एक बैंकिंग ऑपरेशन नहीं है। तो बैंकिंग ऑपरेशन क्या है यहाँ पे कि डिपॉजिट्स जो है वो पब्लिक के थ्रू होने चाहिए। अगर पब्लिक के थ्रू नहीं है, ओके, देन वी कैन नॉट कॉल इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैंकिंग। थर्ड इज रीपेएबल ऑन डिमांड, कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो आपने एक्सेप्ट किए हैं
उनकी एक्सपायरी से पहले ज़रूरी है कि हम उनको रीपे कर दें। नेक्स्ट है विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट, कि आप जो डिपॉजिट्स हैं वो विड्रॉ भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भी मेरे को जो है पैसा इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाए, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, या ऑर्डर के थ्रू, वो आपके ऊपर। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कि आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट बैंक इसीलिए करता है ताकि वो लेंडिंग कर सके या उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। जो कंपनीज जो पैसा जो एक्सेप्ट करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं फॉर फाइनेंसिंग देयर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस will not come within the definition of banking companies. Okay, nor banking companies can combine your manufacturing or trading activities along with the banking business. जो भी पैसा आप एक्सेप्ट करते हो वो या तो लेंडिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज जो हम इसमें यूज़ करते हैं। पहला है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो ट्रांजैक्शंस करती है रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एनी कंपनी विच इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरीज एनी ट्रेड एंड विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ताकि वो आगे उसको फाइनेंस कर सके, किसी ट्रेडर को दे सके, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट है अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? वो सिक्योरिटीज इन विच ट्रस्टी में इन्वेस्ट मनी इन प्रोमिसरी नोट्स, इन डिबेंचर्स, इन स्टॉक्स, इन सिक्योरिटीज ऑफ योर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या आप जो है ये जो है स्टॉक, डिबेंचर्स, शेयर जो है किसी रेलवेज के या किसी अदर कंपनीज के, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट या म्यूनिसिपल बॉडी के थ्रू जो है कोई उसमें आप डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज में मनी इशू कर रहे हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो पैसा किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। थर्ड है बैंकिंग पॉलिसी। बैंकिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आरबीआई, ठीक है, कि भाई आपने जो है काम किस तरीके से करना है, बैंकिंग की इंटरेस्ट में, बैंक के हित में आपने काम करना है, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट्स को आपने इंक्रीज करना है। थर्ड है, नेक्स्ट है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस वो होता है वेदर कॉल्ड, इसको पे ऑफिस और सब पे ऑफिस भी बोलते हैं, जहाँ पर आपके डिपॉजिट्स रिसीव किए जाते हैं, चेक्स कैश किए जाते हैं, मनी लेंड किया जाता है, ठीक है, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज मीन्स वो लाइबिलिटीज विच मस्ट बी मेट ऑन डिमांड। जो भी कर्जा, जो भी आपकी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, इट्स नेसेसरी कि आप उसको टाइमली पे करो, ओके। और टाइम लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं विच आर नॉट डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज वो हैं जो डिमांड पर अराइज होती हैं, कोई डिमांड आई, ठीक है, किसी ने कहा, आपने पे कर दिया। और टाइम लाइबिलिटीज जिसमें टाइम पहले से डिफाइंड होता है, ठीक है। गोल्ड, अब गोल्ड क्या है? गोल्ड इंक्लूड्स गोल्ड योर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिलियन, ओके, उसको हम गोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन और एडवांस, ठीक है। सिक्योर्ड लोन और एडवांस वो होता है जो जिसमें आप लोन या एडवांस देते हो किसी एसेट की सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, और जिसमें जो मार्केट वैल्यू होती है उस एसेट की वो लोन के अमाउंट से कम नहीं होती, ओके। और इसका उल्टा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें आपको लोन दिया जाता है वो जो सिक्योर्ड नहीं होता कंपनी के एसेट्स के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये थी कुछ टर्म्स इसमें जो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी जो है, बैंकिंग कंपनी जो है,
कोई कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी ये नेम यूज़ नहीं कर सकती, चाहे वो बैंक है, बैंकर है, बैंकिंग है, ठीक है, या आपका बैंकिंग कंपनी है, सिर्फ बैंकिंग कंपनी को ही राइट है ये नेम यूज़ करने का, ठीक है। और जो है बैंकिंग कंपनी जो है वो अपना कोई सब्सिडरी भी बना सकती है जो उसकी एक्टिविटीज़ को रन करेगा, ठीक है। तो ये बैंक और बैंकिंग वर्ड्स जो है सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। इसमें क्या है, अ बैंकिंग कंपनी कैन नाइदर इटसेल्फ नॉर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स डील इन बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स, ओके। कि आप जो है अपने बिहाफ पर, ना किसी और के बिहाफ पर, ना तो बाय कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना बार्टर सिस्टम ऑफ एक गुड्स का एक्सचेंज का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पर हो जाते हैं कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक्स इसमें, बुलियन इसमें नहीं आते, ओके। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और रेलवे रिसीप्ट्स भी नहीं आते, ओके। तो आप कोई भी काम जो है वो ट्रेडिंग का जो है प्रोहिबिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ बैंकिंग एसेट्स। इसमें क्या है कि बैंकिंग कंपनी कैन नॉट होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउएवर प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, ठीक है, या तो अपने यूज़ के लिए एक्वायर की हो फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 7 ईयर्स, तब तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 7 ईयर्स के अंदर अंदर जो है, ठीक है, उसको डिस्पोज करना पड़ता है प्रॉपर्टी को, ओके। और वो पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है आगे 5 ईयर्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक बैंकिंग कंपनी जो अपना बिजनेस रन कर रही है उसके पास पेड अप कैपिटल जो है एटलीस्ट 5 लाख की तो होनी ही चाहिए अपनी बैंकिंग कंपनी को रन करने के लिए, ओके। और अगर आपकी कैपिटल 5 लाख से कम है तो आप बैंकिंग ऑपरेशंस को रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। कि आप जो है एक बैंकिंग कंपनी जो है वो अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती अगर उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो आधी है ऑथराइज्ड कैपिटल की। पहली होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, उसके बाद आती है इशूड, ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद पेड अप, उसके बाद कॉल्ड अप। तो आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ओके। और वो जो कैपिटल है वो सारी कंडीशंस को, जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। और उस कैपिटल में जो है कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स भी आ जाते हैं, इक्विटी शेयर्स भी आ जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं। तो कैपिटल जो है ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। और वोटिंग राइट्स जो होती है शेयर होल्डर्स की, इट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट, कि 10% राइट जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वोटिंग के लिए कंपनी के अंदर, ओके। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंटिंग। नाउ व्हाट इज दिस, कि बैंकिंग कंपनी कैन नॉट पे एनी कमीशन, एनी ब्रोकरेज, एनी डिस्काउंट और एनी रेम्यूनरेशन in respect of shares which are issued by it for an amount exceeding in aggregate 2% of the paid up value of shares। कि अगर आपने किसी को कमीशन पे करनी है, ब्रोकरेज पे करनी है, डिस्काउंट पे करना है, तो जितना भी पे करना है इट शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जितनी शेयर्स की पेड अप वैल्यू है उसका 2.5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बैंकिंग कंपनी जो है अब सारे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे नहीं कर सकती, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ बैंकिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया टू क्रिएट अ रिजर्व फंड। और 25% जो कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगते हैं, इट इज़ नेसेसरी कि वो अपने रिजर्व फंड में उसको जमा कराएं, ठीक है, संभाल कर रखें कि आगे अगर कोई इमरजेंसी आए या अनफोर्सीन कंटिजेंसी आए तो वो इस पैसे को यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज योर्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ओके। इसमें क्या है कि बैंकिंग कंपनी को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है,
Okay, first is restriction on certain forms of employment. ओके इसमें क्या है कि आप कुछ पर्सन्स को जो है बैंकिंग कंपनी एम्प्लॉय नहीं कर सकती। कौन कौन से पर्सन्स को? जो इंसॉल्वेंट हैं या जो बैंकरप्ट हो गए हैं या जो सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है, या जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके, तो उन पर्सन्स को जो है आप हायर नहीं कर सकते बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट बैंकिंग कंपनी जो है इट शैल नॉट बी मैनेज्ड बाय द पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। अगर कोई एक डायरेक्टर है वो बैंकिंग कंपनी को रन कर रहा है और वो ऑलरेडी किसी और कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो बैंकिंग कंपनी को रन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है अगर कोई डायरेक्टर किसी और बिजनेस किसी और वोकेशन में एंगेज्ड है और वो जो है उसमें उस बिजनेस में कम से कम 5 सालों से है, तो आप जो है एक नई कंपनी को एक नई बैंकिंग कंपनी को रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं बैंकिंग कंपनी के, वो पर्सन्स होते हैं जिनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। ओके, और वो 51% ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं मैंडेटरी जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। वो क्या क्या कंडीशंस है? पहला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं उनको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट मैटर्स का, जैसे कि अकाउंटेंसी का, एग्रीकल्चरल का, रूरल इकोनॉमी का, बैंकिंग का। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, लॉ का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, इन सब चीज़ों की उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है उनका जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वेदर एज एम्प्लॉय और मैनेजर, ठीक है, कंपनी में जो नॉट बीइंग अ कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो अगर वो किसी प्रोपराइटर हैं किसी ट्रेडिंग कंपनी के, कमर्शियल के या इंडस्ट्रियल कंसर्न के, तब भी वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं बन सकते। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। ओके, और आरबीआई को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन बैंकिंग कंपनी में इतनी होनी चाहिए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, तो वो जो है एक रिटर्न में राइटिंग में नोटिस इशू कर देती है कि आप अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करो, दोबारा से बनाओ, और विद इन 2 मंथ्स जो है आपको जो है बैंकिंग कंपनी को जो है उन आरबीआई के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, और वैकेंसीज को फिल करना पड़ता है, उसके हिसाब से आगे जो है बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को प्रोसीड किया जाता है। इसमें आगे आप चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकते हो बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टर जो है उसको हम चेयरमैन भी बोल देते हैं, वो पार्ट टाइम फुल टाइम चेयरमैन भी हो सकता है जिसको पूरी नॉलेज है बैंकिंग के अफेयर्स की, और ये अपॉइंटमेंट जो है आरबीआई की अप्रूवल के साथ की जाती है। एंड दे एक्सरसाइज ऑल देयर पावर्स रिलेटेड टू सुपरिटेंडेंस, रिलेटेड टू कंट्रोल एंड रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इनको भी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इन्होंने पहले एसबीआई के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आरबीआई के साथ काम किया होता है, ठीक है। इनको फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है। ओके, सो दे कैन बिकम द चेयरमैन। एज आई टोल्ड के ये चेयरमैन को भी जो है आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो फ्रॉम द पोस्ट ऑफ योर बैंकिंग बिजनेस, अगर वो चेयरमैन जो है किसी और बैंकिंग कंपनी का मेंबर है या सब्सिडरी है और वो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, या वो चेयरमैन जो है किसी कंपनी का पार्टनर है, किसी बिजनेस का पार्टनर है, या एक चेयरमैन का खुद पर्सनल इंटरेस्ट है किसी और कंपनी के अंदर, या वो कोई प्रोपराइटर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है किसी ट्रेडिंग, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, तो उस केस में जो है ही इज नॉट लाइबल टू बिकम द चेयरमैन, फुल टाइम चेयरमैन ऑफ योर न्यू बैंकिंग कंपनी। So this was all in today's lecture. Now in the next lecture we would be continuing further the provisions related to your Banking Regulation Act. Thank you.